हम लोग एक कमरे में आ गए। बूटा बाहर दरख्त पर टंगी हुई लालटेन भी उतार लाया था। इसने लालटेन कमरे के कोने में रख दी। इस कमरे में एक झलंगा सी चारपाई के अलावा 2 साल खुर्दा सी कुर्सियां भी थीं। दूसरे कमरे का एक दरवाज़ा अंदर से भी मिला हुआ था। इस कमरे में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल नजर आती थी। ताहम सामने वाली दीवार के साथ लकड़ी की एक अलमारी भी दिखाई दे रही थी। बूटा दूसरे कमरे से एक थर्मास और 3 प्यालियां उठा लाया और थर्मास खोलकर प्यालियों में चाय उंडेलने लगा। वो लोग अभी तक नहीं आए, प्रोग्राम क्या है? बूटे ने एक एक प्याली हमारी तरफ बढ़ाते हुए जगत सिंह से पूछा। गड़बड़ हो गई है, वो लोग आज नहीं आ सकेंगे, जगत सिंह ने जवाब दिया। बैदा वाली की तरफ किसी जगह फायरिंग शुरू हो गई थी। मेरा ख्याल है ट्रक वापस चले गए होंगे। मैं तो मौका पाकर निकल आया। इस बंदे को इस तरफ पहुंचाना था। इसके साथ ही बॉर्डर पर जख्मी होकर पकड़ी गई। पता नहीं इसका क्या हशर होगा। हम चाय पीते और बातें करते रहे। इस दौरान जगत सिंह ने यह भी बता दिया कि वो 2-3 दिन बाद सरहद पार वापस चला जाएगा। अरे हाँ यार जगत सिंह, मैंने बेतकल्फ़ी से इसे मुखातिब करते हुए कहा। मेरे पास कुछ भारतीय करेंसी है जो अब पाकिस्तान में तो मेरे काम नहीं आएगी, मगर वो रकम मैं तुम्हें दे देता हूँ। इंडिया जाकर ऐश करना। मैं थैला खोलकर भारतीय करेंसी नोटों के बंडल निकाल कर इसके सामने रखने लगा। इतने बंडल देखकर इन दोनों की आंखों में चमक सी उभर आई। एक बंडल के साथ सोने का एक भारी लॉकेट भी थैले से निकलकर चारपाई पर गिर गया, जिसे मैंने जल्दी से उठाकर दोबारा थैले में डाल लिया। इन दोनों ने एक बार फिर मायने खेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने जो रकम थैले से निकाल कर इनके सामने रखी थी वो 5 लाख रुपए से कम किसी तरह भी नहीं थी। मुझे तो इनके सामने जुबान ही नहीं खोलनी चाहिए थी। नोटों के ये बंडल खेतों में कहीं फेंक देता तो इससे निजात मिल जाती, मगर मुझसे एक संगीन गलती हो चुकी थी। इन दोनों की नज़रें अब मेरे थैले पर लगी हुई थी। इस थैले में क्या माल भरा हुआ है बाऊ? बूटे ने मायने खेज निगाहों में कहते हुए थैले की तरफ हाथ बढ़ाया। लगता है इंडिया में कोई लंबा हाथ मार कर आए हो। ऐसी बात नहीं है बूटा साहब, मैंने थैला पीछे हटा लिया। इंडिया में मेरी हलाल की कमाई है, कई साल में जमा की है। अमृतसर में एक छोटा सा जुर्म सरजद हो गया, पुलिस मेरे पीछे लग गई। मैं ये करेंसी तब्दील कराना चाहता था लेकिन मौका नहीं मिला। अब ये मेरे लिए बेकार है। और इस थैले में क्या है? बूटे ने फिर कहा। लगता है तुमने इंडिया में जेवर भी बहुत सारे जमा कर लिए हैं। कुछ जेवर खरीदने का मौका मिल गया था, मैंने जवाब दिया और थैला उठाकर अपनी गोद में रख लिया। इन दोनों की नज़रों को देखकर अब मैं अपने लिए ख़तरा महसूस करने लगा था। अच्छा भाई, खुश रहो, बूटा ने कहा। तुमने ये रकम हमें दे दी है, बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी, याद करेंगे तुम्हें। अच्छा भाई, अब रात काफ़ी हो चुकी है, मैं तो सोने जा रहा हूँ और मेरा मशवरा है तुम लोग भी सो जाओ। वो इस चारपाई पर लंबा होगा, तुम इस कमरे में सो जाओ, मैं यहीं बूटे के साथ टिक जाता हूँ, जगत सिंह ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं उठकर अंदर वाले कमरे में आया। जलंगा सी चारपाई पर खेस बिछा हुआ था। मैंने बैग को सिराने के नीचे रख लिया और लेट गया। इस कमरे में लालटेन नहीं थी। दूसरे कमरे से मध्यम सी रोशनी यहाँ तक पहुँच रही थी। इन दोनों की बातों और नज़रों के तबादले से मैं इनकी तरफ से कुछ मशकूक हो गया था। मुझे अंदेशा था कि वो कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं सोना नहीं चाहता था। लेकिन बिस्तर पर लेटते ही मेरे दिमाग पर गनूदगी सी तारी होने लगी और मैं कोशिश के बावजूद अपनी आंखें खुली न रख सका। मुझे अंदाज़ा नहीं था मैं कितनी देर सोया होऊंगा कि आहट सुनकर मेरी आंख खुल गई और फिर मुझे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। बूटा बीच वाले दरवाजे में खड़ा था और जगत सिंह मेरी चारपाई के करीब झुका सिराने की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। मैंने सांस रोक लिया और फिर बड़ी तेज़ी से दोनों टांगें समेट कर पूरी कुव्वत से जगत सिंह के सीने पर रसीद कर दी। वो चीखता हुआ पीछे उलट गया और लड़खड़ाता हुआ बीच वाले दरवाजे में खड़े हुए बूटे से टकराया। मेरी ये हरकत इन दोनों के लिए कतई गैर मुतवक्की थी। वो तो ये समझ रहे थे कि मैं गहरी नींद में होऊंगा और मेरे सिराने के नीचे से थैला निकाल लेंगे। इसमें शुबा नहीं कि मैं सो गया था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि मामूली सी आहट से भी आँख खुल गई थी। दरअसल पिछले चंद महीनों के दौरान में जिस किस्म के हालात से दो चार रहा था, इससे मैं बहुत मुहतात हो गया था और ये मेरी छठी हिस्सी थी जिसने मुझे नींद से भी खतरे से आगाह कर दिया था। मैं उछलकर चारपाई से उतर गया, तकिए के नीचे से थाला निकाल कर इसका स्ट्रैप हाथ में लपेटा और उन दोनों की तरफ छलांग लगा दी। वो दोनों अभी संभल भी नहीं पाए थे। मैंने जगत सिंह को एक जोरदार लात रसीद कर दी। बूटे को साथ लेता हुआ दूसरे कमरे के फर्श पर गिरा। गिरते हुए बूटे का सर एक कुर्सी से टकरा गया। इसके मुंह से पहले हल्की सी चीख और एक मोटी सी गाली निकल गई। जगत सिंह उठने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसे एक और लात रसीद कर दी। इस मरतबा इसका सर बूटे के सर से टकराया और इस वक्त दोनों के मुंह से बैक वक्त कराहें खारिज हो गईं। बाहर वाला दरवाज़ा बंद था। मैंने जंजीर गिराने के लिए हाथ बढ़ाया तो बूटे ने मेरी टांग खींच ली। मैंने घूम कर दूसरे पैर की ठोकर इसके थोबड़े पर रसीद की, मगर यहाँ इस मुख्तसर से कमरे में इनसे महाजराई नहीं करना चाहता था। बहादुरी दिखाने का मौका नहीं था। ऐसी कोई कोशिश करना खुदकुशी के मुतरादिफ था।
भारत में तो मैं मार धाड़ करता हुआ बच निकलने में कामयाब हो गया था। कहीं ऐसा ना हो कि अपने मुल्क में आते ही अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठूं। मैंने पहले इन दोनों के पास पिस्तौल देखे थे और मुझे हैरत थी कि इस वक्त किसी ने पिस्तौल क्यों नहीं निकाला था। शायद ये सोचा होगा कि वो दो थे और मुझ पर काबू पा लेंगे। इस मरतबा जगत सिंह ने मुझे रोकने की कोशिश की। मैंने सीधे हाथ में लिपटा हुआ थैला घुमा दिया। छन की आवाज़ उभरी, थैला इसके मुंह पर लगा और वो चीखता हुआ पीछे उलट गया। मैंने जंजीर गिराकर दरवाज़ा खोला और बाहर छलांग लगा दी। कमरे से निकलते ही मैंने इधर उधर देखा और एक तरफ दौड़ लगा दी। दरख्तों से निकलकर मैं खुली जगह पर पहुंच गया। आगे टिब्बे की ढलान थी। मैं इस तरफ दौड़ता चला गया। दफतन फिजा फायरों की आवाज़ से गूंज उठी। बैक वक्त 3-4 गोलियां चलाई गईं, लेकिन मैं रुके बगैर ढलान पर दौड़ता चला गया। मेरे एक हाथ में थैला था और दूसरे हाथ से मैंने धोती संभाल रखी थी, जिसकी वजह से मुझे दौड़ने में दुश्वारी पेश रही थी। धोती भी सफ़ेद थी और कुर्ता भी, और मुझे अंदेशा था कि तारीकी में चलाई जाने वाली कोई गोली मुझे तलाश न कर ले। मैं बेतहाशा दौड़ता चला गया। मेरे जिस्म की तमाम तर कुव्वत टांगों में सिमट आई। मौत के फरिश्ते जब ताक़ुब में लगे हों तो बदन के हर हिस्से की कुव्वत टांगों ही में सिमट आती है। टिब्बे की ढलान ख़त्म हो गई। आगे खेतों का सिलसिला शुरू हो गया। वो दोनों भी फायरिंग करते हुए ढलान पर पहुंच चुके थे। मैं एक खेत में घुस गया और पगडंडी पर दौड़ता चला गया। फायरिंग अब नहीं हो रही थी। 5-6 खेतों का फासला तय करने के बाद मैं रुक गया और मुड़ कर पीछे देखने लगा। सिर्फ एक हेौला दौड़ता हुआ नजर आ रहा था। मेरे ख्याल में वो बूटा था। वही इतने लंबे कद का मालिक था कि गेहूं की फसल में भी 3 फीट ऊपर को निकला हुआ था। मेरे सामने एक छोटी सी नदी थी जिसका पाट 3 फीट से ज़्यादा नहीं था। मैं छलांग लगाकर दूसरी तरफ पहुंच गया और एक बार फिर पगडंडी पर दौड़ना शुरू कर दिया। वो लोग अब बहुत पीछे रह गए थे, लेकिन मुझे यकीन था कि वो आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। रात अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी। तारीकी दम तोड़ने लगी और फिजा में बहुत हल्का सा उजाला फैलने लगा। मैं अब इस टिब्बे से बहुत दूर निकल आया था। फिर एक जगह टाली के दरख्तों के नीचे रुक गया। कुछ देर तक एक दरख्त के तने से टेक लगाए खड़ा रहा, फिर ज़मीन पर बैठ गया। मेरा सांस बुरी तरह फूल गया था और मुंह से कफ बह रहा था। अपनी हालत को संभालने में 3-4 मिनट लग गए। मैंने कुर्ते की आस्तीन से होंठ पहुँचे और अपनी पिंडली के ज़ख्म का जायज़ा लेने लगा। ज़ख्म अगरचे ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इस तरह बेतहाशा दौड़ने से खून रिसने लगा। मैंने धोती का एक किनारा फाड़ कर ज़ख्म पर पट्टी बांध ली और पैरों को देखने लगा। नंगे पैर दौड़ते हुए मेरे पैर भी कीचड़ में लुथड़ गए थे। 15-20 मिनट गुजर गए। दिन की रोशनी अब फैलने लगी। मैंने उठकर अतराफ में इधर उधर देखा। सामने बहुत दूर कोई छोटी सी बस्ती नजर आ रही थी और जाहिर है मैं इस बस्ती का रुख नहीं कर सकता था, क्योंकि बूटा और जगत सबसे पहले मुझे किसी बस्ती में तलाश करेंगे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो बस्ती कौन सी है और मैं इस वक्त कहाँ हूँ। मैं ये भी नहीं जानता था कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। मैं एक बार फिर दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। इस भाग दौड़ ने मुझे बुरी तरह थका दिया था। नींद से मेरी आंखें बंद होने लगी थी। पिछले कुछ अरसे के दौरान जिन हालात का शिकार रहा था, इनमें सख्तियाँ उठाने का आदी हो चुका था। मैं कई रातें जाग कर गुजार देता था, लेकिन आज न जाने क्या बात थी कि नींद मुझ पर गलबा पाने की कोशिश कर रही थी और मैं ज़ेर हुआ जा रहा था। दफतन एक आवाज़ सुनकर मेरी आँख खुल गई। इस वक्त धूप फैल चुकी थी। मैं सर झटक कर इधर उधर देखने लगा। वो आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी। वो किसी ट्रैक्टर की आवाज़ थी। मैंने बड़ी एहतियात से उठकर अतराफ में देखा। वो एक ट्रैक्टर ट्राली थी जो दाएं तरफ से आ रही थी। ट्राली पर पट्ठे यानी मवेशियों का चारा लदा हुआ था। एक ट्रैक्टर ट्राली का रुख मेरी तरफ था, लेकिन जाहिर है वो सीधी मेरी तरफ ही नहीं आ रही थी। मुझसे तकरीबन 50 गज आगे खेतों में एक कुशादा रास्ता था और ट्रैक्टर ट्राली इस रास्ते पर जा रही थी। ट्रैक्टर पर सिर्फ एक ही आदमी था जो ड्राइविंग कर रहा था। ट्राली पर ऊपर तक पट्टे लदे हुए थे। ड्राइवर के अलावा ट्राली पर कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था। दफतन मेरे जहन में एक और ख्याल उभर आया। ये ट्राली यकीनन किसी मंडी में जा रही थी और मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ, लेकिन ये ट्राली मुझे किसी ऐसी जगह पहुँचा सकती थी जहाँ से मैं अपनी मंजिल का तयन कर सकूँ। ट्राली अभी काफ़ी दूर थी। मैं झुक कर खेतों में चलता हुआ इस रास्ते के करीब पहुँच गया जहाँ से ट्राली को गुजरना था। मैं पौधों में छुपा बैठा रहा और ट्राली जैसे ही मेरे सामने से गुजरी, मैं खेत से निकलकर दौड़ता हुआ ट्राली के पीछे पहुँच गया। रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं थी। नीचे ऊपर रखे हुए गट्टे रस्से से बंधे हुए थे। मैंने दौड़ते हुए रस्से को पकड़ा और उछलकर ऊपर चढ़ गया। चंद सेकंड्स बाद ही मैं गट्ठों के ऊपर लेटा हुआ था। ड्राइवर को पता नहीं चल सका था कि कोई और भी इसके ट्राली पर सवार हो चुका है। धूप अभी ज़्यादा तेज़ नहीं थी। वैसे भी आसमान पर बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। सूरज कभी बादलों के पीछे छुप जाता और कभी सुनहरी किरणें चमकने लगती। रास्ता नाहमवार था। ट्राली को झटके लग रहे थे। मुझ पर एक बार फिर गनूदगी सी तारी होने लगी और मैं सो गया। एक ज़ोरदार झटका लगने से मेरी आंख खुल गई। मैंने संभल कर इधर उधर देखा। ट्राली नहर के पुल के पास रुक गई थी। ये एक कच्ची सड़क थी
और पुल के एक तरफ दरख्तों के नीचे 4 छोटी छोटी दुकानें नजर आ रही थीं। ट्रैक्टर का इंजन बंद हो चुका था। मैं बड़ी एहतियात से दूसरी तरफ से ट्राली से उतर गया और पीछे की तरफ हटता हुआ नहर के किनारे पर बैठ गया। ये एक बड़ी नहर थी। इसका पार 30-40 फीट से कम नहीं था। पानी गदरा था। मैंने मुंह हाथ धोए और फिर पानी में पैर लटका कर बैठ गया। नहर के पुल की दूसरी तरफ भी एक ट्राली खड़ी थी और इस पर भी पट्टे लदे हुए थे। चाय की दुकान के सामने बांध की चारपाइयों पर 3-4 आदमी बैठे चाय पी रहे थे। इनमें वो ड्राइवर भी था जिसकी ट्राली पर मैंने सफ़र किया था। मैं नहर में पैर लटकाए बैठ रहा। 20-25 मिनट बाद दोनों ट्रालियां वहां से चली गईं। अब चाय की दुकान पर सिर्फ 2 आदमी रह गए। वो दोनों देहाती थे। मैं उठकर 90 तुले कदम उठाता हुआ पुल पर आ गया। कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर चाय की दुकान की तरफ चलने लगा। मुझे इस वक्त चाय की बड़ी शिद्दत से तलब हो रही थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे और जाहिर है एक कप चाय पीने के लिए इस थैले में से कोई जेवर नहीं निकाल सकता था। मेरा हुलिया इस वक्त बड़ा अजीब सा था। बिखरे हुए लंबे बाल, सिक्कों की तरह बड़ी हुई दाढ़ी, मैला सा कुर्ता और धोती और बरहना पा मुझे बड़ी आसानी से भिखारी समझा जा सकता था और मैंने अपनी इस हुलिये से फ़ायदा उठाने का फ़ैसला कर लिया। मैं चाय की दुकान के सामने खड़ा हो गया। मुझे देखकर दुकानदार चीख उठा, वो ये चल भाग यहाँ से, सवेरे सवेरे दिन चढ़ते ही निकल खड़े होते हैं। वो ये फीते क्यों डांट रहे हो बेचारे को? चारपाई पर बैठे हुए एक आदमी ने कहा। दुआएं लिया कर गरीबों की, एक गिलास चाय पिला दे इसको, कोई घाटा नहीं पड़ जाएगा तुझे, चल पैसे मैं दे दूंगा। घाटे वाली गल नहीं है चौधरी, दुकान वाले ने कहा। इसको एक गिलास चाय दे दूंगा तो 2 और कहीं से निकल आएंगे। अल्लाह के नाम पर दे दिया कर यार, चौधरी ने कहा। पैसे मुझसे ले लेना और इसको एक बीपी का बंद भी दे दे, भूखा होगा बेचारा। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। मैं भूखा तो ज़रूर था मगर बेचारा हरगिज़ नहीं था। अगर चौधरी जी को पता चल जाता है कि इस बेचारे के थैले में लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात भरे हुए हैं तो शायद वो अपने बाल नोचने पर मजबूर हो जाता। दुकान वाले ने चाय का गिलास और बीपी का एक बंद मुझे दे दिया। मैं चारपाइयों से ज़रा हटकर दरख्त के नीचे बैठ गया और चाय के घूंट ले लेकर बंद खाने लगा। थोड़ी देर बाद नहर के साथ वाली सड़क से एक रेड़ा भी वहाँ गया। इस पर सब्जी लदी हुई थी। चारपाई पर बैठे हुए दोनों चौधरी इस रेड़े पर बैठकर चले गए। मेरे चाय के पैसे इस चौधरी ने दे दिए थे। मैं चाय पीने के बाद कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर उठकर इस दरख्त के नीचे आ गया जहाँ एक मोची बैठा हुआ था और इसके करीब ही एक हुज्जाम ने भी साल खुर्दा सी मेज़ पर अपना सामान सजा रखा था। मैंने इससे कैंची मांगी। मेरा ख्याल था कि दाढ़ी के बाल कुछ छोटे कर लूँ, हजामत बनवानी है। हुज्जाम ने मेरी तरफ देखा। मेरे पास पैसे नहीं आए। मैंने मस्कीन सी सूरत बनाकर कहा, बैठ यार, तू भी क्या याद करेगा। हुज्जाम ने कहा। मैं लकड़ी की झूलती हुई कुर्सी पर बैठ गया। हुज्जाम ने पहले कैंची से मेरे बाल काटे और फिर सर पर मशीन फेरने लगा। मैं सर झुकाए खामोश बैठा रहा। आधे घंटे बाद जब मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी तो भौंचका सा रह गया। हकीकत तो ये है कि एक लम्हे को मैं खुद को भी ना पहचान सका। दाढ़ी मूछें साफ और गंजा सर, अजीब हैयत हो गई थी मेरी, लेकिन बहरहाल इसका फ़ायदा मुझे ही था। कम से कम बूटा और जगत सिंह तो मुझे नहीं पहचान सकते थे। मैंने हुज्जाम का शुक्रिया अदा किया कि बकौल इसके इसने मुझे बंदे का पुत्र बना दिया था। ये कौन सी जगह है मेरे भाई? मैंने पूछा। इसने जो नाम बताया मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। ये जगह मेरे आबाई गांव से सिर्फ 2 कोस के फासले पर थी। अब बात मेरी समझ में आ गई। मैं जगत सिंह और बूटे से जान छुड़ाकर इस डेरे से भागा था तो मेरा ख्याल था कि मैं ललियानी की तरफ खुली जगह निकलूंगा, लेकिन अब पता चला कि मैं मुखालिफ सिमत में भागता रहा था और जिस ट्रैक्टर ट्राली पर सवार हुआ था वो किसी और गांव से कसूर की तरफ जा रही थी और ये BRB लिंक कैनाल थी। इसका मतलब था कि मैं अपने गांव की तरफ से होता हुआ कसूर जा सकता था। थोड़ी देर में घास से लदा हुआ एक और रेड़ा इस तरफ आ गया। इस रेड़े पर मुझे लिफ्ट मिल गई और इस तरह 15-20 मिनट में मैं अपने गांव पहुंच गया। सड़क पर चंद दुकानें थी। असल गांव ज़रा हटकर था। मैं रेड़े से उतर के इन दुकानों से तकरीबन निसफ फर्लांग आगे जाकर गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ गया और फिर गांव में दाखिल होने के बजाय एक टिब्बे की तरफ मुड़ गया। मैं इस टिब्बे पर दरख्तों के नीचे बैठ गया और गाँव की तरफ देखता रहा। गाँव की मस्जिद शुरू ही में थी और इसके साथ ही हमारा वो मकान था जहाँ मेरा बचपन गुजरा था। मुझे इस मकान का दरवाज़ा भी साफ नज़र आ रहा था और मैं सोच रहा था कि अब वहाँ कौन रहता होगा। मुझे इस गांव से निकले हुए कई साल हो चुके थे। मेरे माँ बाप तो इस ज़माने में मरकब गए थे जब मैं कसूर में रहा करता था। अलबत्ता जब मैं कसूर से भागा था तो इससे थोड़ा ही अरसा पहले रायवेंड से फिर ये खालाजाद बहन ब्याह कर इस गाँव में आई थी। कसूर से फरार होने से कुछ अर्सा पहले मैं एक मरतबा गांव में आया था।
तो नरगिस से भी मुलाकात हुई थी। इस वक्त नरगिस को मेरे लक्षणों का पता चल गया था। वो यही समझ रही थी कि मैं फैक्ट्री में नौकरी के सिलसिले में कसूर में शुजा के घर पर रहा हूँ। मेरे लक्षणों का तो इसे बाद में पता चला होगा जब मैं शुजा को कत्ल करके कसूर से भागा था। नरगिस का शौहर मोहम्मद रमज़ान चौधरी के पास काम करता था। इसे मैं पहले से बहुत अच्छी तरह जानता था। वो लालची किस्म का आदमी था। इसके ज़रिए मैं अपना कुछ काम निकलवा सकता था और मेरा गांव आने का मकसद भी यही था। लेकिन मैंने शायद यहाँ आने के लिए गलत वक्त का इंतखाब किया था। मैं दिन की रोशनी में सारे गांव वालों के सामने इनके घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मजबूरी ये थी कि मैं वक्त से पहले यहाँ पहुँच गया था। मेरे सामने पूरा दिन था और मुझे ये दिन किसी न किसी तरह गांव वालों की नज़रों में आए बगैर गुजारना था। दफतन मुझे एक और ख्याल आ गया। गांव के दूसरी तरफ एक नदी थी जहां मैं दोस्तों के साथ खेलने जाया करता था। दरअसल नदी की दूसरी तरफ कीकर, शीशम और पीपल वगैरह के दरख्तों का एक मुख्तसर सा जंगल था जिसके अंदर कुछ खंडरात भी थे। वो खंडरात 10-12 घरों पर मुश्तमिल होंगे। इनमें एक तो बहुत बड़ी हवेली लगती थी। इस हवेली और दूसरे मकान के कुछ टूटे हुए हिस्से अब भी बाकी थे। बस यूँ समझिए कि दीवारें रह गई थी। दरवाजे, खिड़कियाँ और दूसरा कारामद सामान तो शायद 100-150 साल पहले ही गायब हो चुका था। दीवारें गारे की बनी हुई थीं। अगर इनकी तामीर में भी पुख्ता ईंटें इस्तेमाल हुई होती तो शायद ये दीवारें भी अरसा पहले गायब हो चुकी होती। हम बचपन में इन खंडरों में आकर खेला करते थे, या कभी गांव का कोई आदमी जंगल से लकड़ियां काटने के लिए इस तरफ आ जाया करता था। इस वक्त मुझे अचानक ही इन खंडरों का ख्याल आ गया। मैं दिन भर वहाँ गांव वालों की नज़रों से छुपा रह सकता था। मुझे ये ख्याल आती उठकर गांव के बाहरी खेतों में चलने लगा। मेरे लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला कुछ पाकिस्तानी करेंसी का हसूल था। अगर मेरे पास कुछ नकद रकम होती तो मैं अपने इस गांव का रुख करने के बजाय सीधा कसूर पहुंचता और वहां से बस पकड़कर लाहौर की तरफ निकल जाता। मेरे थैले में लाखों रुपए मालियत के तलाई ज़ेवरात मौजूद थे, लेकिन मैं इस हुलिये में एक मामूली सी अंगूठी फ़रोख्त करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। मेरी मुश्तबा हालत देखकर मुझे फ़ौरन ही धर लिया जाता। मैं इसीलिए नरगिस से मिलना चाहता था कि वो या इसका शौहर मेरे लिए कुछ रकम का बंदोबस्त कर दें। गांव की दूसरी तरफ थोड़ा ही आगे नदी पर एक पुलिया सी थी जिसके साथ ही नदी के किनारे पर चंद बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। यहाँ आम तौर पर गांव की औरतें कपड़े धोने के लिए आया करती थी, लेकिन नदी में पानी कम था, इसलिए आज यहाँ कोई औरत भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं नदी के किनारे पर बैठ गया। पानी गदला था लेकिन मुझे प्यास लगी हुई थी। मैंने जी भरकर पानी पिया और पुलिया पार करके तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ जंगल में दाखिल हो गया। लेकिन मुझे फ़ौरन ही अंदाज़ा हो गया कि नंगे पैर किसी जंगल में जहाँ कीकर के दरख्त भी हों सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ जहाँ कीकर के दरख्त थे वहाँ पर कीकर की सुइयों की तरह लंबे कांटे बिखरे हुए थे। कम से कम 2 मरतबा मेरे पैरों में कांटे चुभ चुके थे। इसके बाद मैं मोहतात हो गया और संभल कर चलने लगा। इन खंडरों में मुझे साए की जगह मिल गई। मैं एक दीवार से टेक लगाकर नीम दराज हो गया। मुझे दूसरों की नज़रों से छुपने के लिए जगह तो मिल गई थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि दिन भर भूखा रहना पड़ेगा। मेरे दिमाग पर एक बार फिर गनूदगी से तारी होने लगी। मैंने थैले को सिरहाने की तरह सर के नीचे रखा और आंखें बंद कर ली। मैं शायद कोई ख्वाब देख रहा था। मैं दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा और दिमाग में धमाके से हो रहे थे। एक अजीब सा शोर था। मैं नींद में कुसकुसाया और फिर मेरी आँख खुल गई। मेरा जिस्म वाकई पसीने में शराबूर हो रहा था। मैं जिस जगह लेटा था वहाँ धूप आ गई थी। मैंने ऊपर देखा, सूरज सर पर चमक रहा था और मेरे दिमाग में वो धमाके अब भी हो रहे थे। मेरा हलक खुश्क हो रहा था। वो थैला उठाकर साए में आ गया और इधर उधर देखने लगा। धमाकों की आवाज़ें अब भी सुनाई दे रही थीं। मैंने दोनों हाथों से कनपट्टियों को सहलाया, लेकिन वो आवाज़ें ख़त्म नहीं हुई और तब मुझे एहसास हुआ कि वो धमाके मेरे दिमाग में नहीं, जंगल में किसी जगह हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।